अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो स्पेस ट्रैवलिंग सीरीज की चौथी वीडियो है। इस सीरीज की पहली 3 वीडियोस में हमने स्पेस में जाने वाले मुख्तलिफ जानवरों का जिक्र किया था जिनको साइंस के नाम पर स्पेस में भेजा गया था। अगर आप वो 3 वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम स्पेस में गुम हो जाने वाली पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट के बारे में बात करेंगे और उसके मिशन के बारे में बात की जाएगी और बताया जाएगा कि कैसे उसकी कुर्बानी को न सिर्फ भुलाया गया बल्कि छुपाया भी गया। चलें शुरू करते हैं। ये बात तो बिल्कुल वाजिया है कि एस्ट्रोनॉट बनकर स्पेस में सफर करना किसी कमजोर दिल इंसान के बस की बात नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स काफी लंबे अरसे के लिए स्पेस में बिल्कुल अकेले रहते हैं। वहाँ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है या फिर अचानक से कोई भी हादसा वकूअ पजीर हो सकता है। इस बात में भी कोई शक नहीं कि कोई भी मिशन बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। गलती की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। ऐसा ही एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया था जिसे आज तक कोई भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर सका और उसको छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। ये वाकया एक सोवियत एस्ट्रोनॉट के आखिरी लम्हात पर मुबनी है और ये वाकया अमेरिका और सोवियत यूनियन की स्पेस रेस के दौरान पेश आया। 12 अप्रैल 1961 में रशिया एक इंसान को अर्थ के ऑर्बिट में भेजने में कामयाब हुआ। उस पायलट का नाम यूरी गैगरिन था। रशिया को देखते हुए अमेरिका ने अपना एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम एरन शेफर था उसे सब ऑर्बिटल मिशन के लिए रवाना कर दिया। रशिया ने सबको एक मुकाबले की तरह लिया और दूसरे इंसान को अर्थ के ऑर्बिट में भेजने की तैयारी शुरू कर दी। इस बार वो उसे मल्टीपल ऑर्बिट्स के लिए भेजना चाहता था ताकि यूरी गैगरिन का रिकॉर्ड तोड़ा जा सके। लिहाजा 16 मई 1961 को एक रशियन कैप्सूल ने जमीन के गिर्द अपने 17 चक्कर मुकम्मल किए। इस तरह रशिया 17 चक्कर मुकम्मल करके अमेरिका पर बरतरी ले गया। अब रशिया मजीद एक कदम आगे बढ़ना चाहता था और वो एक फीमेल एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजना चाहता था। नवंबर 1963 में इटली के 2 भाइयों ने रेडियो स्टेशन पर काम करते वक्त कुछ अजीब सिग्नल्स कैच किए। इन सिग्नल्स में एक औरत रशियन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही थी। उस औरत के अल्फाज ये थे, सुनो सुनो मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मैं गर्मी महसूस कर रही हूँ। हाँ हाँ सांसें, ऑक्सीजन, क्या ये खतरनाक है? ये सब कैसे हो रहा है? मुझसे बात करो, मैं आग की लपटें देख रही हूँ, मैं गर्मी महसूस कर रही हूँ, क्या मैं गिरने वाली हूँ? मैं दोबारा से री एंटर होंगी? इस आखिरी रिकॉर्डिंग के बाद रेडियो खामोश हो गया। उसका मिशन जब स्टार्ट हुआ था तब सब ठीक चल रहा था। अलबत्ता जिस वक्त वो औरत जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने जा रही थी तब कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई। उसके बाद कुछ ऐसी कहानी भी गर्दिश करने लग गई कि री एंट्री के वक्त उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो चुकी थी और कुछ देर बाद वो सप्लाई तकरीबन खत्म हो चुकी थी। मगर ये साफ जाहिर था कि उसकी री एंट्री ठीक से नहीं हो रही। ये जाहिर कर रहा था कि उस औरत का स्पेसशिप बहुत ज्यादा गर्मी और आग पकड़ चुका है और बढ़ते टेम्परेचर की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता से जलती जा रही थी और आखिरी वक्त में वो काफी जज्बाती भी हो चुकी थी। शायद वो जान गई थी कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। 26 मई 1961 को सोवियत ने ऐलान किया कि उनका स्पेसशिप जमीन पर वापस आ चुका है। वो स्पेसशिप बुरी तरह से जला हुआ था मगर उनके मुताबिक उसमें कोई औरत मौजूद नहीं थी। वो स्पेसशिप किसी बस के साइज का था। इसके साथ उसके लॉन्च होने की खबर को कभी बाहर नहीं आने दिया गया। उसके बाद से आज तक रशियन गवर्नमेंट ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसा कोई हादसा पेश आया है। वो ये कहते रहे कि ऐसी रिकॉर्डिंग के जरिए मीडिया बस अटेंशन लेना चाहता है। ये भी कहा जाता है कि रशिया के पास स्पेस में खो जाने वाले कई एस्ट्रोनॉट्स की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। इस औरत के केस की तरह वो इस बात से भी इनकार करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसे लोगों को कभी स्पेस में भेजा ही नहीं। इसी के साथ ही आज का टॉपिक खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। जाते जाते लोग सोचो को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी निराले तजुर्बात के बारे में जान सकें।